जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन। इससे पहले हमने डिस्कस किया था मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली एवरेजेस को कहा जाता है और वो डाटा की सेंटर लोकेशन के बारे में हमें आइडिया देता है। हमें ये बताता है कि डाटा की में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो डाटा को रिप्रेजेंट करने वाली है। ठीक है। और अब दूसरी चीज ये है कि हम ये देखते हैं कि डाटा का स्प्रेड क्या है, वैल्यूज अपने मीन के अराउंड किस तरह स्कैटर्ड है। अच्छा, मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन ये दो तरह की होती है हमारे पास। नंबर वन, एब्सोल्यूट मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन, और दूसरी है रिलेटिव मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन। अब इसमें जो एब्सोल्यूट मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन है वो हम यूज करते हैं absolute measures of dispersion are used to measure variation within a data set। किसी डाटा सेट के अंदर वैल्यूज अपने मीन के अराउंड किस तरह स्कैटर्ड हैं, इस चीज को देखने के लिए हम एब्सोल्यूट मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन यूज करते हैं। और रिलेटिव मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन यूज होती हैं आर यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर डाटा सेट्स। अब इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं एब्सोल्यूट मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन पर। एब्सोल्यूट मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन में सबसे पहले हमारे पास है रेंज, यानी डाटा की रेंज क्या है, डाटा का स्प्रेड टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस के बिटवीन क्या है। रेंज हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा। यानी किसी भी डाटा सेट की रेंज निकालने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर वन, डाटा की हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन या मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन। नंबर टू, डाटा की लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। और रेंज बेसिकली इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस है। दूसरी चीज हमारे पास है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल मींस क्वार्टाइल्स के बिटवीन की रेंज। क्वार्टाइल्स के बारे में हमने पढ़ा है कि हमारे पास तीन तरह के क्वार्टाइल्स होते हैं, Q1, Q2 और Q3। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज बेसिकली टू एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स के दरमियान की का स्प्रेड है। और हमारे पास Q3 और Q1 ये दो एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहलाएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसके बाद हमारे पास है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज को हम क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला बनता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। क्वार्टाइल्स के बारे में हमें मालूम है कि क्वार्टाइल्स कैसे कैलकुलेट होते हैं।
अनग्रुप डाटा होगा तो अनग्रुप डाटा के फॉर्मूले से क्वार्टाइल कैलकुलेट हो जाएगा। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो उसका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो उसका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। Q1 और Q3 की वैल्यूज निकाल लेने के बाद उन दोनों का डिफरेंस इंटर क्वार्टाइल रेंज है और उनके डिफरेंस का हाफ सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास मेयर ऑफ डिस्पर्जन है वो है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, बड़ा स्लाइट सा। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते वक्त जब फाइनल स्टेप हमारा होता है, उस फाइनल स्टेप से पहले तक की जो वैल्यू है ना उसको वेरिएंस कहते हैं। या अगर आसान लफ्जों में हम समझें तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का जो कनेक्शन है वो कुछ यूं है कि अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर लूं तो ये वेरिएंस बनता है। इन दोनों का क्या कनेक्शन है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर स्क्वायर कर लिया जाए तो वो वेरिएंस कहलाता है। इन अदर वर्ड्स, वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। ठीक हो गया बेटा? ये तो है इन दोनों का रिलेशन आपस में। अच्छा, अब हमें ये मालूम है कि क्वार्टाइल्स कैसे निकाले जाते हैं। हमने पिछली क्लास में या उससे पहले वाली क्लासेस में क्वार्टाइल्स के ऊपर बहुत काम किया है। हमें मालूम है क्वार्टाइल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो अब अगर किसी क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाए कि जी क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करें या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करें या क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करें, तो सिंपली आपको ये करना है कि आपने उस डाटा सेट के लिए क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने हैं और क्वार्टाइल्स कैलकुलेट कर लेने के बाद उनका डिफरेंस इंटर क्वार्टाइल रेंज है और उनके डिफरेंस का हाफ जो है वो क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है। तो जो असल कैलकुलेशन इस चैप्टर की स्टार्ट होगी वो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से होगी। सो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बताने से पहले मैं आपको रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के बारे में बता दूं। यहाँ पर हमारे पास यानी आपके सिलेबस में सिर्फ एक मेयर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्जन है और उसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं सीवी। और सीवी कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर वन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा divided by arithmetic mean of the data multiplied by 100। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर वन, डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन। नंबर टू, डाटा का अरिथमेटिक मीन। और स्टैंडर्ड डेविएशन को अरिथमेटिक मीन से डिवाइड करके हम मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें तो हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिल जाता है परसेंटेज की फॉर्म में। फिर अभी आगे जाके जब हम उसके क्वेश्चंस देखेंगे तो फिर हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम कैसे यूज करेंगे और ये हमें
कैसे बताएगा कि दो या दो से ज्यादा डेटा सेट्स को कंपेयर किस तरह किया जा सकता है। अभी हम स्टार्ट लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की कैलकुलेशन से। सबसे पहले हम वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन को देख रहे हैं। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले हम यूज करेंगे अनग्रुप डाटा। अच्छा, अनग्रुप डाटा में लेट्स से हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है जी। अगर हम वेरिएंस का फॉर्मूला लिखें तो वेरिएंस का फॉर्मूला बनता है, वेरिएंस का जो डिफाइनिंग फॉर्मूला है वो है सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ये वेरिएंस का डिफाइनिंग फॉर्मूला है। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफाइनिंग फॉर्मूला लिखूं तो फिर सेम फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में एक अंडर रूट का मैं एडिशन कर दूं, वो वेरिएंस बन जाएगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और इससे हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसमें चेक करें, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास अरिथमेटिक मीन की वैल्यू होनी चाहिए। तो अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस का टोटल चाहिए। ऑब्जर्वेशंस मेरे पास है 10, 20 और 30। ऑब्जर्वेशंस का टोटल बन रहा है 30। अच्छा, सबसे पहले मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। सम ऑफ एक्स इस केस में 30 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर मीन की वैल्यू आ जाएगी 6। अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आ रही है 6। और अब मुझे यहाँ पर एक कॉलम बनाना है x माइनस एक्स बार। अच्छा, यहाँ फॉर्मूले में देखें तो मैंने उसका स्क्वायर भी किया हुआ है, तो मैं एक ही स्टेप में इसका स्क्वायर भी करता जाऊंगा। डिफरेंस लूंगा, डिफरेंस लेने के साथ ही स्क्वायर करूंगा। तो पहली मेरे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो है 2। इसमें से मैं अरिथमेटिक मीन की वैल्यू को माइनस करूंगा और इसके साथ इसका स्क्वायर करूंगा। तो 2 माइनस 6 इज -4 और -4 का स्क्वायर होता है 16। सेकंड मेरे पास ऑब्जर्वेशन है 4 माइनस अरिथमेटिक मीन और स्क्वायर। 4 माइनस 6 इज -2 और -2 का स्क्वायर होता है 4। 6 माइनस 6 इज 0। इसी तरह 8 माइनस 6 स्क्वायर अगेन 4 हो जाएगा। और फिर 10 माइनस 6 और इसका स्क्वायर ये हो जाएगा 16। अब मुझे यहाँ पर इन वैल्यूज का टोटल रिक्वायर्ड है। और टोटल अगर आप चेक करें तो 16 प्लस 420 एंड 20 40। तो सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर हमारे पास इस केस में आ रहा है 40। यहाँ पर हम वेरिएंस की कैलकुलेशन के लिए आ जाएंगे। ये चीज 40 आई थी मेरे पास। अच्छा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी हमने काउंट किया था वो था 5। तो वेरिएंस की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 8। इस डेटा सेट का वेरिएंस जो है वो क्या है, 8 है। अच्छा, अगर इसी डेटा सेट का मैं स्टैंडर्ड डेविएशन लेना चाहूँ तो मुझे क्या करना है,
40 डिवाइडेड बाय 5 और इसका रूट भी ले लेना है, यानी इन अदर वर्ड्स मुझे इस 8 का रूट ले लेना है। इस 8 का जब मैं रूट लूंगा तो ये बनेगा 2√2, और इस वैल्यू को अगर मैं पॉइंट्स में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2.828 या 2.83। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2.83। ये हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर लिया। अब इस केस में वेरिएंस की वैल्यू मेरे पास आ रही है 8 और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2√2 और 2.8। अच्छा, आपने एक चीज नोट की होगी, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए पहले मुझे अरिथमेटिक मीन की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ा है। तो अगर मुझे वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो पहला स्टेप ये है कि मुझे अरिथमेटिक मीन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दूसरे स्टेप में मैंने हर ऑब्जर्वेशन में से अरिथमेटिक मीन की वैल्यू को माइनस करके उनका स्क्वायर करना है, जिसको हमने अरिथमेटिक मीन की सेकंड प्रॉपर्टी में पढ़ा था, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस मुझे चाहिए होगा। यानी वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए या स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ती है? सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस फ्रॉम मीन की। ये कैलकुलेट कर लेने के बाद अब अगर मैं ये देखना चाहूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस मुझे क्या इंफॉर्मेशन देता है, तो मैं इसके जरा डिफाइनिंग फॉर्मूले को आपके सामने दोबारा लिख रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर मैं फॉर्मूला आपके सामने लिखूं तो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की जरा डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें तो क्या बनता है? तो बेसिकली सबसे पहली चीज देखें, यहाँ पे आपको एवरेज नजर आ रहा है, सॉरी सम नजर आ रहा है। इस सम को हम n से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम सम को n से डिवाइड करते हैं तो हम हमें क्या चीज मिलती है? हमें मिलता है एवरेज। तो पहली चीज तो ये है कि ये एक एवरेज है। अब ये एवरेज किस चीज का है? x में से हमने x बार को माइनस किया हुआ है, तो ये है एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस, एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस। और ये स्क्वायर डेविएशंस कहाँ से है? फ्रॉम मीन है। तो एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन, ये स्क्वायर डेविएशंस का एवरेज है। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है डाटा के बारे में? ये दूसरा क्वेश्चन है। इसके लिए भी हम इसके डिफाइनिंग फॉर्मूले पे समझते जाते हैं, तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। देखिए बेटा, हमारे पास ये जो डाटा था, इस डाटा में ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशंस का मीन है। मैंने क्या काम किया है? इस ऑब्जर्वेशन में से इन ऑब्जर्वेशंस के मीन को माइनस किया। तो जब मैं किसी ऑब्जर्वेशन में से ऑब्जर्वेशन के मीन को माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा उस ऑब्जर्वेशन से लेकर अर्थमेटिक मीन तक का डिस्टेंस। यानी मैं ये मिलेगा 2 - 6 = तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये ऑब्जर्वेशन मीन से 4 यूनिट्स लेफ्ट साइड पर है, माइनस की वजह से लेफ्ट साइड पर है। अच्छा, दूसरी ऑब्जर्वेशन थी 4, उसमें से जब मैंने 6 को माइनस किया तो मेरा आंसर आया था -2।
अब ये मुझे बता रही है कि ये जो दूसरी ऑब्जर्वेशन है 4, ये मीन के माइनस साइन की वजह से मीन के लेफ्ट साइड पर 2 यूनिट्स अवे है। तो बेसिकली मुझे मिल क्या रहा है? मुझे मिल रहा है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे इनका स्क्वायर किया हुआ है, हर ऑब्जर्वेशन इस डिफरेंस का मैंने स्क्वायर भी किया है। और वो स्क्वायर मैंने इसलिए किया है कि अगर मैं स्क्वायर नहीं करूंगा तो मैं बेसिकली कैलकुलेट कर रहा हूँ कुछ यूं, और इसका सम मुझे मालूम है कि 0 आ जाता। तो 0 से बचने के लिए मैंने क्या काम किया, हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर भी करता गया, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर नहीं करूंगा और फिर उन वैल्यूज का टोटल करूंगा तो वो सम 0 आ जाएगा, जो कि अरिथमेटिक मीन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। जब सब सम ही 0 हो जाएगा तो मैं कुछ चीज कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। तो उस 0 से बचने के लिए मेरे पास पहला तरीका ये था कि मैंने उस डिफरेंस का स्क्वायर करना शुरू किया। तो डिफरेंस का स्क्वायर करने से ये होता है कि माइनस साइन जो है वो खत्म हो जाता है। और फिर एट द एंड मैंने अपने एक्शन को रिवर्स किया है, किस तरह से, रूट लेकर। तो ये रूट और स्क्वायर जो है ये इसने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन ने मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दी है? स्टैंडर्ड डेविएशन ने मुझे ये बताया है कि ऑन एवरेज कोई भी ऑब्जर्वेशन अर्थमेटिक मीन से कितनी दूर है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन गिव्स एवरेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन। क्योंकि ये जो चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक है मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब ये है कि वैल्यूज में कितनी स्कैटरनेस है, वैल्यूज कितनी स्कैटर्ड हैं अपने मीन के अराउंड, किस तरह से स्कैटर्ड है। तो ये बेसिकली हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन, यानी उसमें फिर स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन ऑन एवरेज मीन से कितनी दूर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 2.83, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशंस ऑन एवरेज 2.83 यूनिट्स अवे हैं फ्रॉम मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन, ये जो हमने फॉर्मूला यूज किया था इसको हम कहते हैं डिफाइनिंग फॉर्मूला। ये जो दो फॉर्मूले मैंने आपके सामने यहाँ लिखे हैं ये कहलाते हैं डिफाइनिंग फॉर्मूलाज। डिफाइनिंग फॉर्मूला हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके थ्रू हम स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि ये फॉर्मूला हम आगे यूज नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इसको यूज ना करें। उसकी रीजन ये है बेटा कि मैंने जो एग्जांपल ली है उस एग्जांपल में तो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू होल नंबर में आ गई थी, यानी 6 आ गई थी। लेकिन हमें सबको ये मालूम है कि अरिथमेटिक मीन की वैल्यू पॉइंट्स में भी आती है। और जब अरिथमेटिक मीन की वैल्यू पॉइंट्स में आती है तो प्रॉब्लम क्या आएगा? प्रॉब्लम ये आएगा कि जब मैं पहली ऑब्जर्वेशन में से अरिथमेटिक मीन को माइनस करूंगा तो मेरा आंसर पॉइंट्स में आएगा, और फिर जब मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो वो पॉइंट्स से मेरी वैल्यूज और इंक्रीज हो जाएंगी, और जब और इंक्रीज हो जाएंगी तो मैं उसको राउंड करके लिखना शुरू करूंगा, क्योंकि मैं सारे के सारे पॉइंट्स के बाद सारी वैल्यूज तो नहीं लिखता। तो मैं क्या करूंगा, राउंडिंग करना स्टार्ट कर दूंगा, और जब राउंडिंग करूंगा तो राउंडिंग एरर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। यानी यहाँ पे राउंडिंग एरर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो मेरे पास 5 ऑब्जर्वेशन हैं तो 5 दफा राउंडिंग एरर आएगा और वो मेरे टोटल में एक्यूमुलेट हो जाएगा। उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम्स आएंगे, मेरी कैलकुलेशन भी डिफिकल्ट हो जाएगी और मेरे आंसर में भी थोड़ा बहुत आगे पीछे जा सकता है। तो फिर हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जो हमें इस चीज की परेशानी से निकाल दे। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंप्यूटेशनल फॉर्मूला, और वो बहुत ही आसान है। कंप्यूटेशनल फॉर्मूले से
हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, आंसर एग्जैक्टली यही आएगा जो हमें इस फॉर्मूले से मिल रहा था। अगर हम बात कर रहे हैं वेरिएंस की, तो फिर वेरिएंस का कंप्यूटेशनल फॉर्मूला बनेगा सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सम ऑफ एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। और अगर मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन क्योंकि वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, तो मैं इस फॉर्मूले में सिर्फ एक स्क्वायर रूट की एडिशन कर दूंगा। तो आज के बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस के लिए कंप्यूटेशनल फॉर्मूले को प्रेफर करेंगे। अगर वो कुछ चीजें खुद कैलकुलेट करके दे देगा तो पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज यही कर देंगे। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल की है उसी एग्जाम्पल को दोबारा कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कंप्यूटेशनल फॉर्मूले से। 2, 4, 6, 8 और 10। तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो बेसिकली मुझे दो कॉलम्स चाहिए। एक तो मुझे चाहिए एक्स वैल्यूज का टोटल, और दूसरा मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर का टोटल। हर वैल्यू का स्क्वायर कर लूंगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 16, 36, 64 और 100। और यहाँ पर मुझे एक्स स्क्वायर का टोटल रिक्वायर्ड। का टोटल करेंगे तो ये तो टोटल मेरे पास है 30, और ये टोटल बन रहा है 100, 164, 200 एंड 220। ये दोनों टोटल मुझे मिल गए। और अब मैं पहले वेरिएंस कैलकुलेट करके चेक कर लेता हूँ। वेरिएंस के लिए सम ऑफ एक्स स्क्वायर वो था 220, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 5, माइनस सम ऑफ एक्स अपॉन एन। सम ऑफ एक्स है 30 अपॉन 5 होल स्क्वायर। इसमें याद रखिएगा कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि सम ऑफ एक्स स्क्वायर और सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर ये बराबर है। ऐसा नहीं है। वो समझते हैं कि ये चीज, ये कॉलम कैलकुलेट करने के लिए हम इसी का स्क्वायर कर लें, ये आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है। ये फर्क ये है कि यहाँ पर मुझे एक्स वैल्यूज का टोटल ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पर हर वैल्यू का स्क्वायर करने के बाद उसका टोटल ले रहा हूँ। इसमें डिफरेंस है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का टोटल, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स के टोटल का स्क्वायर। अच्छा, अगर कैलकुलेट करते हैं तो 220 डिवाइडेड बाय 5, ये 44 आ रहा है। और ये था 30 डिवाइडेड बाय 5, 6 का स्क्वायर इज 36। तो यहाँ से वेरिएंस की वैल्यू मेरे पास आ रही है 44 माइनस 36 इज 8। आप चेक करें, पहले भी हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू 8 ही आई थी हमारे डिफाइनिंग फॉर्मूले से, और कंप्यूटेशनल फॉर्मूले से भी वही आ रही है। लेकिन कैलकुलेशन अगर आप चेक करें तो कंपैरेटिवली आसान है। अभी आपको हो सकता है इतना डिफरेंस फील ना हो, क्योंकि वहां पे मीन की वैल्यू होल नंबर में आ गई थी, तो आपको लगेगा कि यार इतनी मुश्किल तो वहां भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही मीन की वैल्यू पॉइंट्स में आएगी ना, तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो उसके बाद अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट। और वेरिएंस हमने निकाला है 8, और 8 का स्क्वायर रूट बनेगा 2√2 और 2.8। तो अब ये देखें कि हमने फॉर्मूला जो अप्लाई किया है अपना कंप्यूटेशनल फॉर्मूला, कैलकुलेशन आसान है बट आंसर हमें सेम मिला। ये हमारे पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन था फॉर अनग्रुप डाटा।
स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या बताता है? एवरेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर। और वेरिएंस कोई अलग से कोई चीज नहीं है, वो सिर्फ उसका एक मतलब लास्ट स्टेप से पहले वाला स्टेप जो है ना, अगर आप चेक करें तो रूट लेने से पहले पहले तक वेरिएंस है। बस लास्ट स्टेप ये है कि आपने जैसे ही रूट लिया तो वेरिएंस जो है स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? इसमें हमें एक्स और एफ का कॉलम गिवन होते हैं। लेट्स से हमारे पास एक्स की वैल्यूज है 1 2 4 5 7 और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 5 10 15 9 एंड 2। ये हमारे पास डाटा है। तो अब अगर इस डाटा के लिए हमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे कैलकुलेट होगा? सबसे पहले, अब क्योंकि हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर अपने फॉर्मूले को पहले जरा सेटल करते हैं। अगर मैं यहाँ पर कंप्यूटेशनल डिफाइनिंग फॉर्मूला लिखूं, सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ डिफाइनिंग वाला, उसको उससे कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे। वेरिएंस का अगर मैं डिफाइनिंग फॉर्मूला लिखूं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वो होगा सम ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन सम ऑफ एफ। ये वेरिएंस हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन में इसी फॉर्मूले के ऊपर रूट लग जाएगा। ठीक हो गया। और अगर मैं कंप्यूटेशनल फॉर्मूला लिखूं वेरिएंस का, तो वो हो जाएगा सम ऑफ एफ इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ माइनस सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ स्क्वायर। ये वेरिएंस का कंप्यूटेशनल फॉर्मूला बन जाएगा। अब अगर आप चेक करें तो यहाँ पर भी कॉलम हमें दो ही बनाने हैं। एक है एफ इंटू एक्स स्क्वायर और दूसरा है एफ एक्स। यहाँ पर पहले एफ और एक्स का कॉलम बना लेते हैं। 5 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 10, 4 टाइम्स 15, 5 टाइम्स 9 और 7 टाइम्स 2। ठीक है, एक कॉलम बन गया। अच्छा, दूसरा कॉलम है एफ इंटू एक्स स्क्वायर। इस कॉलम में याद रखिएगा एफ का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ एक्स का स्क्वायर है। अब ये कॉलम हमें दो तरह से मिल सकता है। पहला तरीका ये है कि एक्स का स्क्वायर करो मल्टीप्लाइड बाय एफ कर दो, तो हमें मिल जाएगा एफ इंटू एक्स स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 5। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 40। तो ये बन रहा है एफ इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि मैं एफ एक्स वाले कॉलम को दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा एक्स वाले कॉलम से, तब भी मुझे एफ इंटू एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। थोड़ा सही करके लिख लेते हैं। यानी मैं एफ एक्स वाले कॉलम को जब दोबारा एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मुझे एफ इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
और ये देखें, ये fx वाला कॉलम है, इसको मैंने दोबारा x से मल्टीप्लाई किया, तो 5 टाइम्स 1 इज 5, 20 टाइम्स 2 इज 40, 60 टाइम्स 4 इज 240, इस तरह से लिख लें, या फिर 4 का स्क्वायर करें और 15 से मल्टीप्लाई करें, तब भी देखें यही आंसर आएगा। 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज 240। अच्छा, 45 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 225। 45 को इस 5 से मल्टीप्लाई करें, या फिर 5 का स्क्वायर करें, 25 मल्टीप्लाइड बाय 9 करें, तब भी यही आंसर आएगा। ज्यादा आसान यही होता है कि आप fx वाले कॉलम को दोबारा x से मल्टीप्लाई करते हैं। और लास्टली 14 इंटू 2, 28। 45 इंटू 9, सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है। मैंने f नहीं सही किया, सॉरी, ठीक है, ठीक, सही किया, बिल्कुल सही किया, 45 इंटू 5 सही तो किया। और ये करना था, लास्ट वाली गलत लिखी है, 14 इंटू 7, ये 98 था, लास्ट वाली वैल्यू गलत लिखी, और ये वैल्यू बन रही है 98। fx वाले कॉलम को दोबारा मैंने हाँ जी चेक कर लूं एक दफा एहतियातन। 5, 20 into 240, 60 into 4, 240, 45 into 5 is 225 and 14 into 7 is 90। अब ठीक है, सारी कॉलम्स ठीक हो गए। अच्छा, अब मुझे अगर अपने फॉर्मूले को मैं देखूं तो मुझे 3 कॉलम्स चाहिए। एक मुझे फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए, दूसरा मुझे fx वाले कॉलम का टोटल चाहिए यहाँ, और तीसरा मुझे f इंटू एक्स स्क्वायर वाले कॉलम का टोटल चाहिए। यानी ये 3 टोटल्स मुझे चाहिए यहाँ पे। तो ये है 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 2। फ्रीक्वेंसी का टोटल मेरे पास आ रहा है 41। fx वाले कॉलम का टोटल है 5 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 14, 144। और तीसरा है 5 इंटू 40 इंटू 240, 5 प्लस 40 प्लस 240 प्लस 225 प्लस 98, 608। फाइव, अच्छा 40 सही है, पहले वाला 608। 5 प्लस 40 प्लस 240 प्लस 225 प्लस 98, 608 बिल्कुल सही है। ओके, तीनों कॉलम्स मुझे मिल गए हैं। तो सम ऑफ f इंटू एक्स स्क्वायर, यानी ये जो कॉलम ये आएगा यहाँ पर 608। सम ऑफ f इज 41। सम ऑफ fx, ये वाला कॉलम उठ के आएगा यहाँ पर, आएगा 144 डिवाइडेड बाय 41 और इसका स्क्वायर। पहला है 608 डिवाइडेड बाय 41 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 41 और इसका स्क्वायर। ये वैल्यू आ रही है बेटा 2.4937। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2.494। 2.4937 आ रहा था, तो मैं 2.494, ये मेरे पास आ गई है वेरिएंस की वैल्यू। और अगर मुझे अब स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए हो तो मैं अपने फाइनल आंसर का स्क्वायर रूट ले लूंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा,
वो होगा 2.494 का स्क्वायर रूट। 2.494 और ये मेरे पास आंसर आ रहा है 1.579 है, तो मैं 58 लिख रहा हूँ। 2.494 का स्क्वायर रूट। दोबारा एक दफा चेक कर लेते हैं। 608 डिवाइडेड बाय 41 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 41 स्क्वायर। ये था 2.494, उसका तो याद था 1.579। ठीक है, इस तरह से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो चले, आज की वीडियो में इतना काफी है, फिर इंशाल्लाह जिंदगी बखैर से आगे चलेंगे। आप लोगों ने जरा इसकी कैलकुलेशन को अच्छी तरह गो थ्रू कर लें।